तो सैम जी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, लास्ट टाइम हमने ये किया था कि ये जो बैठने की जगह है ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन कौन बैठता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बैठ जाते हैं न्यूक्लियस में, और इनके ये तो बन गया न्यूक्लियस, और इसके आसपास इसके आसपास इसके आसपास जो घूमेंगे वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया। तो ये जो घूमेंगे ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट? और एक और चीज़ हमने लास्ट टाइम की थी, अगर आपको याद होगा, वैसे तो याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं वो घूमते हैं तो ये जो सर्कल्स आप बना के दिया हुआ है आपको, ये बेसिकली क्या है? ये शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो सैम जी, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इनको बोला जाता है शेल्स। शेल जैसे एग शेल होता है, ऑमलेट खाते हो? अच्छा सॉरी, तो एग शेल होगा, उसी तरह वो उस एग शेल से ये वाला शेल आया, और इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। नहीं समझ में आया? ये जो मॉडल है ये बोहर साहब का मॉडल है, मिस्टर बोहर का मॉडल है। ये बेसिक मॉडल है, इसके बाद भी एडवांस मॉडल आते हैं जो आपको 11th-12th में कराए जाते हैं, बट काम चलाने के लिए ये अच्छा मॉडल है, इससे काम चल जाता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो पहले 20 एलिमेंट तक फर्स्ट क्लास इस पर काम चल जाता है, फिर थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है, और फिर जब तक आप 11th-12th में आते हो तो आपको इससे एडवांस थोड़े मॉडल्स दिखा दिए जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि ये बेसिक मॉडल है तो ईजी मॉडल है, समझाना आसान है, 9th-10th क्लास में समझाना आसान है। तो इसमें मिस्टर बोहर के मॉडल में एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के आसपास शेल्स बने होंगे, रास्ते बने होंगे। आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे आपके ये रहता है ना, कभी ओलंपिक्स वगैरह या ऐसे गेम्स आप देखते होगे तो ऐसे ट्रैक्स बने होते हैं जहाँ पर जो एथलीट्स हैं भागते हैं, देखा होगा ऐसा ट्रैक एंड फील्ड में या स्कूल में भी ऐसे होता होगा। तो ये ट्रैक बने हुए हैं, तो जो एथलीट है वो अपने ट्रैक में ही भागेगा, वो ऐसा नहीं कि दूसरे के ट्रैक में घुस जाएगा, नहीं यार मैं इसके ट्रैक में घुस जाता है, वो फाउल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो बोहर जी ने कहा कि देखो बेटा, वो जो बीच में ये जो है यहाँ, ये वाला जो है, यहाँ रहेंगे कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो आसपास के जो ट्रैक्स हैं उनमें कौन भागेंगे? उसमें भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक शांति है? ये मिस्टर बोहर का बेसिक मॉडल है, जिससे हमारे 10th तक हमारा इसमें काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं समझ में आया? अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये भी किया था कि प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे जो है वो जो चार्ज दिया जाता है वो दिया जाता है 0। नहीं समझ में आया? याद रखने के लिए, न्यूट्रॉन से बना न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब 0। नहीं समझ आया बेटा? पक्का? यहाँ तक शांति? अच्छा, मास की बात हुई थी, बट मास की बात मैं लास्ट टाइम भी नहीं की थी, अभी भी नहीं कर रहा, जब ज़रूरत पड़ेगी कर लेंगे। बट अभी सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि इसकी भी हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। एग्जैक्ट बात डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी मैं चार्ज पे ही फोकस रखना चाहता हूँ। आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो प्रोटॉन पे, जैसे हमने अभी जो बात की वो ये बात की कि यार 1 यूनिट, ये जो आपको यहाँ 1 यूनिट दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक्चुअल में ये है, बट शॉर्टकट लिखने के लिए, मेरी बात नहीं आपको समझ आ रही, शॉर्टकट लिखने के लिए इसको बोल दिया गया कि ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट। नहीं समझ में आया बेटा? पक्का? आपको मेरी बात समझ आए? मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि लेट अस अज्यूम आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मास है वो है 40, 50, 60, 100, 80, 75, 65। जस्ट लेट अस अज्यूम आपकी क्लास में इतने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपकी क्लास में सिर्फ 7 बच्चे हैं। लेट अस अज्यूम 7 चिल्ड्रन। अब अगर मैं ये बोल देता हूँ कि जो 10 kg है दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, आपको मेरी बात समझ आए? मैं बोलता हूँ 10 kg इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर नहीं समझ आया तो मुझे रोक लीजिए। 40 का मतलब क्या हुआ? 4 यूनिट्स। 50 का मतलब क्या हुआ? 5 यूनिट्स। 60 का मतलब क्या हुआ? 6 यूनिट्स। 70 नहीं समझ आया तो रोक लीजिए। जैसे 65 है, 65 का मतलब क्या होगा? 6.5 यूनिट्स। नहीं समझ में आया? और आपको पता है कि 1 यूनिट किसके इक्वल है? 10 किलो के। नहीं समझ में आया? तो एक, जब हम यूनिट बोलते हैं उसको, हम जब बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट चार्ज है, बेसिकली वो 1 यूनिट चार्ज हमें पता होता है कि दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक डाउट है? और एक बात और हमने लास्ट टाइम डिटेल में की थी, वो ये की थी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ तक ठीक है? उसी तरह यही आर्गूमेंट लेके जो प्रोटॉन पे मास है वो बोल दिया जाता है 1 यूनिट, और न्यूट्रॉन पे मास बोल दिया जाता है 1 यूनिट, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो निग्लिजिबल होता है। नहीं समझ में आया? अब देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 यूनिट लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में जो केजीज में मास है वो कुछ और होगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? जैसे इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में यहाँ ये 1 यूनिट लिखा हुआ है, ये यूनिट है, ये भी यूनिट है। बात समझ आ रही? तो उसी तरह लिखने को तो उसने लिख दिया कि प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्रोटॉन पे जो मास है वो 1 यूनिट है, और इस पर भी 1 यूनिट है, बट ये 1 यूनिट में देयर वुड बी सम केजीज, कुछ केजीज होंगे जिसको लिखा जा रहा है 1 यूनिट। मेरी बात नहीं समझ आ रही? पक्का? बट वो मैं अभी उस डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता, वो मैं आपको अलग से करा दूँगा। यहाँ तक मेरी बात समझ आए? अब समझिए मैं क्यों नहीं आपको उस डिटेल में लेके जाना चाहता। देखिए, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल,
अब हमें जो ज़रूरत है और जो मैं बार बार आपको इसीलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि हमें जो अभी फोकस करना है थोड़ी देर के लिए, हमें मतलब कुछ क्लासेस में जो हमें फोकस करना है वो फोकस करना है यहाँ 1 से लेके कहाँ तक 20 तक। नहीं समझ में आया तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ इन पे हमें फोकस करना है। सैम जी यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? अच्छा, अब एक चीज़ मेरे साथ नोट कीजिएगा, इसको थोड़ा इसका मतलब समझिए। द एलिमेंट्स आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होगा, उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन बैठा होगा, और कैल्शियम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन बैठे होंगे। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? तो ये जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं, जैसे यहाँ 20 तक आगे, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, ये जैसे 30, 31, 30, ये जो भी ऑर्डर आप जा रहा है, इसमें ये जो इंक्रीज़ हो रहा है बेटा, ये जो इंक्रीज़ हो रहा है, ये क्या इंक्रीज़ हो रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नहीं समझ में आया? सैम जी डाउट है? ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, जो अभी करंट पीरियोडिक टेबल लिया जा रहा है, उसमें याद रखिए कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो नंबर्स हैं, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नहीं समझ में आया? पक्का? अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? ठीक। तो अब एक तो बातें थोड़ी और समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम हमने ये किया था कि देयर इज़ अ न्यूट्रल एटम, देयर इज़ अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम को पकड़ लिया। अब मैग्नीशियम की जो पहचान है, मैग्नीशियम की जो पहचान है वो ये है कि मैग्नीशियम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। लिख लीजिए पहला वर्ड एटॉमिक नंबर। सिर्फ ये फ़ोन लेना यार, मामा का फ़ोन। एटॉमिक नंबर, वापस कर ले फ़ोन। एटॉमिक नंबर, तो हमने क्या सीखा? एक एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। नहीं समझ में आया? आप बेसिकली ये मान सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है ना, वो बेसिकली एक एलिमेंट का क्या होता है? आधार नंबर। नहीं समझ में आया? आधार नंबर तो पता है ना भाई, है ना? तो जैसे आधार नंबर गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि सर ये आपका एक यूनिक नंबर होगा, इससे आपको पहचाना जाएगा। मेरी बात नहीं आपको समझ आ रही? तो अभी जो आधार नंबर है वो यार ऐसा है कि इंडिया में एक आदमी का एक ही आधार नंबर हो सकता है। अगर उसके 2 हैं तो लीगल केस हो सकता है उसके। मेरी बात समझ आई? तो जैसे गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि सर आपका एक ही आधार नंबर होना चाहिए, एक ही आपका क्या नाम है इसका, एक ही आपका पैन कार्ड होना चाहिए। बट थिंग्स लाइक मोबाइल नंबर, आप जितने मर्जी मोबाइल नंबर ले लो, कोई आपको ये नहीं बोलता कि नहीं आपका एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर आप जितने भी रखो, बट लीगली आपका जो आधार नंबर है और जो पैन कार्ड नंबर है वो एक ही हो सकता है। तो आपकी मतलब डेटाबेस में अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आपका आधार नंबर डालता है तो उस पर आप ही का नाम आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आधार नंबर दिया और नाम किसी और का आ रहा है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो एलिमेंट का आधार नंबर क्या होगा? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। नहीं समझ में आ रहा? ये बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा हमारे लिए, आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कैसे। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होंगे हम करेंगे, जब रिएक्शन स्टार्ट होंगे तो जैसे सोडियम का कोई रिएक्शन हो रहा है, तो सोडियम तब तक सोडियम है जब तक उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 हैं। मेरी बात नहीं समझ आई? तो सोडियम का रिएक्शन हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बट भाई जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 11 ही रहेंगे। अगर आपने कुछ ऐसा किया जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में किया जाएगा, शायद 9th में या 10th में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है बच्चे? अगर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गया तो फिर आपका आधार नंबर चेंज हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूक्लियस से कुछ आपने ऐसा किया, सोडियम के साथ ऐसा किया कि 11 आपने उसके जो प्रोटॉन्स थे उसमें से 1 प्रोटॉन निकाल लिया, तो 1 प्रोटॉन निकाल लिया तो वो क्या बन गया? नियॉन। मेरी बात नहीं समझ आई? ध्यान से समझिए जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से। तो चिंता मत कीजिए, बार बार करेंगे आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कैल्शियम मैंने लिया। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने होंगे? 20। नहीं समझ में आया? दूसरी बात, इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होगा? 20 के। नहीं समझ में आया? अब ये जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम का एटम है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। लास्ट टाइम हमने किया था कि 20 प्रोटॉन की वजह से उस पर चार्ज कितना होगा? +20। अगर ये न्यूट्रल है तो इस पे 20 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? डाउट है? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अपने साथ -1 चार्ज लेके आता है। तो अगर
हमने ये पॉजिटिव 20 बैलेंस करना है तो इसके साथ -20 इलेक्ट्रॉन्स जो कि -20 चार्ज लेके आएंगे उतना भी होना चाहिए। मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही, चिंता मत कीजिए, नहीं समझ आना तो और एग्जांपल लेंगे। ये देखिए, इसको उठा लीजिए, कोबाल्ट को, इसका नाम कोबाल्ट है। अब इसका नाम कोबाल्ट है तो इसका जो एटॉमिक नंबर वो कितना है 27। कहने का मतलब इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं 27। सैम जी को डाउट? अब कोबाल्ट का जो एटम है वो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए 27। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे 27, और क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट चार्ज होता है तो 27 इलेक्ट्रॉन्स पे -27 चार्ज होगा, तो कोबाल्ट के एटम पे जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाएगा। सैम जी नहीं समझ में आया? पक्का? अब मैं थोड़ी सी बात और करता हूँ, और आपको डाउट है तो मुझे यहीं पर रोक लीजिए। देखिए, कोबाल्ट का जो एटम होगा उसमें यहाँ 27 प्रोटॉन्स बैठे होंगे, मेरी बात नहीं समझ आई, और कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे, वो न्यूट्रॉन्स को थोड़ी देर के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और इसके आसपास ऐसे जो शेल्स हैं, इसके आसपास जो शेल्स हैं, इसके आसपास जो शेल्स हैं, क्या हो गया, उसमें 27 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। बेटा नहीं समझ में आ रहा? पक्का? 27 प्रोटॉन्स, 27 इलेक्ट्रॉन्स, कोबाल्ट का एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है उस पर। मेरी बात समझ आ गई? अगर आपने कुछ ऐसा किया, फिर से सुनिए, अगर आपने कुछ ऐसा किया कि आपने ये न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ की और आपने प्रोटॉन को निकाल लिया तो ये कोबाल्ट नहीं रहेगा। अगर आपने एक प्रोटॉन को निकाल लिया तो ये बन जाएगा आयरन। मेरी बात नहीं समझ आई? और इसको जब न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ की जाती है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। नहीं समझ में आया? न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़। और दूसरा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बेटा ये जो न्यूक्लियस है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, जो छेड़छाड़ होती है वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ छेड़छाड़ होती है। मेरी बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल? फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। न्यूक्लियर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये जो न्यूक्लियस है अब इसको तंग करेंगे, इसमें से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें जो छेड़छाड़ की जाती है वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। नहीं समझ आई? पक्का? और केमिकल रिएक्शन में भी यार एक चीज़ और याद रखिए, वैसे तो डिस्कस होगा बट अगर आप हो सके तो याद रखने की कोशिश कीजिए। केमिकल रिएक्शन में भी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। छेड़छाड़ का मतलब ये होता है बेटा कि या तो आप इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको ऐड करेंगे या जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप रिमूव करेंगे। मेरी बात नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही तो देख लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। सोडियम है 11 है, इसका एटॉमिक नंबर जो है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। मतलब इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 11 है और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 11 है। न्यूट्रॉन्स होंगे बट उनकी अभी हम बात नहीं कर रहे, उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही अभी। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब थोड़ा मेरे पे विश्वास रखिए कि जो मैं लिख रहा हूँ वो ठीक लिख रहा हूँ, शक मत कीजिए। तो ऐसे 11 प्रोटॉन यहाँ बैठे होंगे और कुछ न्यूट्रॉन्स यहाँ बैठे होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे शेल्स में घूम रहे होंगे। ठीक है? अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, आप मेरे पे विश्वास रखिए कि पहली शेल में 2 होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, और उसके बाद 1 होता है। याद है? ठीक है? मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन में आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, न्यूक्लियस को हाथ नहीं लगा सकते। यूजुअली ये वाली जो अंदर वाली शेल्स हैं इनको भी हाथ नहीं लगाया जाता। जो इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाते हैं वो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल इसी से लिए या दिए जाते हैं। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? नहीं, अभी भी नहीं समझ आ रही तो एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे लेट अस अज्यूम क्लोरीन है। अब क्लोरीन का मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन 17। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन 17। तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। अगर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तभी तो वो न्यूट्रल होगा। तो ये दिखेगा कैसे? ऐसे एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में 2 लोग होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे, ये तो कन्फर्म्ड है। कितने न्यूट्रॉन्स होंगे गोली मारो, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वी कैन ऑल्सो इग्नोर कि कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर लगते हैं, वी कैन इग्नोर दैट इज़ नॉट एन इशू। जब टाइम आएगा उसको भी कवर कर लेंगे, बट मेरे पे विश्वास रखिए। 2 8 हो गए और 7, 1 2 3 4 5
6 7। अब इस केस में जो आउटर मोस्ट शेल है वो है ये। तो आउटर मोस्ट शेल में ही या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा या इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा। बेटा समझ नहीं आ रहा? पक्का? शांति है यहाँ तक? ओके। तो अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई उसमें डिस्कशन सिर्फ एक बात पे डिस्कशन हो रही है कि सर ऐसा है कि रैंडमली कुछ भी पकड़ लीजिए। सो फॉर एग्जांपल रोडियम आपने पकड़ लिया, रोडियम पे 45 नंबर जो लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और बिकॉज यहाँ पर जितने भी लिखे हैं वो सारे न्यूट्रल एटम्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नहीं समझ में आ रहा? शांति? यहाँ तक शांति? अब दूसरी बात समझ लीजिए। तो जितना मैंने भाषण दिया था आपको, तो जितना मैं आपको भाषण दिया था वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक नंबर विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। इसकी बात हुई थी एटॉमिक नंबर की। सैम जी नहीं समझ में? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द रिस्पेक्टिव एटम्स, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम ऑफ द एलिमेंट। यही बात हो रही थी? कोई डाउट है यहाँ तक? फिर क्या बात हुई थी? Since neutral atom have same number of electrons and protons, the atomic number is also equal to the number of electrons। नहीं समझ में आया बेटा? यही हम डिस्कशन कर रहे थे। पक्का? अच्छा, फिर हमने क्या डिस्कशन की? तो प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो, हाँ, फिर वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली आप अगर एटॉमिक नंबर बोलते हैं, अगर आप एटॉमिक नंबर का आपको बोला जाता है कि सर कोई एक्स एलिमेंट है, आपको पता नहीं क्या नाम है इसका, बट आपको ये बताया जाता है कि सर इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 17 है, और ये भी बोला जाता है कि सर ये जो 16 एलिमेंट है, ये जो एक्स एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट का एटम है। तो अगर 17 प्रोटॉन है तो आपको ये भी समझ आ जाता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 17 ही होंगे। नहीं समझ में आया? बिकॉज एटम है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। नहीं समझ में आया? आपको ये भी समझ आ जाता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट विल बी इक्वल टू 17। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपके सामने क्लियर हो जाती है। भाई शांति है यहाँ तक? पक्का? ठीक है। तो ये जो हमने कवर कर लिया, ये हमने ये कवर किया कि सर एटॉमिक नंबर किसको बोला जाता है। पक्का? शांति? अच्छा, अब देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट जो वर्ड हम सीखेंगे अभी, उसका मतलब मास नंबर। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम वो केजी वाली डिस्कशन अभी नहीं कर रहे, बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि प्रोटॉन पे 1 यूनिट मास है, न्यूट्रॉन पे 1 यूनिट मास है, बट अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे निग्लिजिबल मास है। नहीं समझ में आया? तो जो मास होगा एक एटम में, वो एटम में जो मास होगा वो 2 लोगों की वजह से होगा। किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि बेचारा इलेक्ट्रॉन का मास है नहीं तो उसको वो निग्लिजिबल लिख रहा है। नहीं समझ में आया? शांति? पक्का? तो मास नंबर का मतलब कुछ मास से रिलेटेड होगा, और क्योंकि मास से रिलेटेड होगा तो मास तो एटम में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन तो कोई मास दे नहीं रहा। तो बेसिकली आपके एटम में जो भी मास होगा वो इस न्यूक्लियस की वजह से होगा। नहीं समझ में आया? और न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नहीं समझ में आया? तो मास नंबर की जो डेफिनेशन दी जाएगी वो दिया जाएगा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नहीं समझ में आ रहा? ये देखिए, मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। नोट कर लीजिए मैडम। और दूसरी चीज़ जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, जो काफ़ी बार पूछा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं? जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। सो फॉर एग्जांपल जो मार्स पे रहते हैं उनको मार्शियंस बोला जाता है, तो जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो न्यूक्लियॉन्स जो है, न्यूक्लियस में रहता कौन है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स कौन होंगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। नहीं समझ में आया बेटा? और मास नंबर आपको बहुत बता दिया कि जो मास नंबर है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नहीं समझ में आ रहा? पक्का? अब देखिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखिए। तो सबसे पहले तो इसको समझिए। अब ये भी एक
इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर थोड़ा तसल्ली से समझिए। यहाँ 2 नंबर्स लिखे होंगे, एक ऐसे हवा में लिखा होगा, एक यहाँ नीचे पैर में लिखा होगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? पक्का समझ आ रही? तो यहाँ हवा में जो नंबर लिखा जाता है वो लिखा जाता है मास नंबर, और इसके पैरों में जो नंबर लिखा जाता है वो लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। नहीं समझ में आ रहा? इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड नोटेशन। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन तो हवा में जो लिखा रहेगा बेटा, हवा मतलब यहाँ ऊपर, वो लिखा रहेगा मास नंबर, और पैरों में जो लिखा रहेगा वो लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर। नहीं समझ में आया? अब मैंने ऐसे याद किया हुआ है, देखिए थोड़ी बात समझने की कोशिश कीजिए। जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, और जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। नहीं समझ में आया? मैं ये बोल रहा हूँ, फिर से देखिए, ये जो है ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये जो मास नंबर है ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नहीं समझ में आया? तो मास नंबर जो है वो हमेशा एटॉमिक नंबर से ज़्यादा ही होगा। भाई नेचुरल है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर में तो सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, और मास नंबर में प्रोटॉन्स के साथ आप न्यूट्रॉन्स को भी ऐड कर देते हैं, तो मास नंबर हमेशा ज़्यादा होगा। तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है कि स्टैंडर्ड नोटेशन में जो बड़ा नंबर लिखा जाता है वो ऊपर लिखा जाता है, जो कि मास नंबर होता है, और जो नीचे लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक नंबर। नहीं समझ में आया? छोटा नंबर नीचे होता है, भारी नंबर ऊपर होता है, और क्योंकि भारी नंबर मास नंबर ही हो सकता है, तो भारी नंबर मास नंबर है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा? पक्का? आप अगर सोच रहे हैं कि सर इतना इसको बार बार रिपीट करके क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यार इसमें ना ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं जो बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको पहले ये क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। देखिए इसमें ये सब चीज़ें हैं, ऑक्टेट और ये सब फलाना ढिमकाना चीज़ें चलती रहेंगी, और ऑक्टेट रूल चलेगा, और आइसोटोप्स चलेंगे, और वो सब चलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट और ये सब कुछ चीज़ें चलेंगी। बट मैं चीज़ों को अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, मैं चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ। मेरी बात समझ आ रही? तो एक बार सिंपल चीज़ें समझ आ जाएंगी तो हम थोड़ा रास्ते को थोड़ा और डिफिकल्ट करेंगे। हम सोचेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आइसोटोप्स क्या होता है। फिर जैसे हमने चार्ज को लिखा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम लिखा था, तो हम ये भी समझेंगे कि जो मास है, जो हमने अभी 1 यूनिट लिख दिया, वो इन टर्म्स ऑफ केजीज कितना होता है। एंड देन देयर यू विल सी अ वर्ड AMU, उसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। वो क्या होता है? फिर आप कहीं देखेंगे C12 करके लिखा होगा, उसका मतलब भी समझेंगे। बट अभी उसकी ज़रूरत खास है नहीं, अभी हमारा सिंपल से भी काम चल जाता है। मेरी बात समझ आई? वो थोड़ा सा जब थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाएगी तो उसको समझ लेंगे। अभी सिंपल चीज़ें समझिए। सिंपल चीज़ें मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको खुद से कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इसको देख लीजिए, 35Cl17। अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको समझ आएगा कि ये जो लिखा है छोटा नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और ये जो लिखा हुआ है ये भारी नंबर, बड़ा नंबर, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? मास नंबर। सैम जी डाउट है? अच्छा, अगर समझ रहे हैं और नींद नहीं आ रही है आपको, तो ये भी समझ आ जाएगा कि ये जो होगा ये कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। या ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नहीं बात समझ आएगी? पक्का? अच्छा, ये जो 35 यहाँ लिखा हुआ है, ये जो 35 यहाँ लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 35। बेटा नहीं समझ में आ रहा? प्रोटॉन तो आपको पता चल गया ना, 17, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 35। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो किसके इक्वल होंगे बेटा? 18। 35 - 70। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनिए, एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर वो न्यूट्रल एटम है, मतलब आयन नहीं है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये बात समझ आ गई? मास नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो बेसिकली अगर आपको एक फार्मूला चाहिए तो अपनी तरफ से एक फार्मूला ना आप ऐसे बना सकते हैं अपनी तरफ से, कि जो मैं अलग शीट पे लिख देता हूँ कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नहीं समझ में आया? अब ये जो दिस इज ट्रू फॉर एटम्स, जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स हो सकता है, क्योंकि एटम्स की बात हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, और ये तो हमने लिखा ही हुआ है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सैम जी समझ नहीं आया? पक्का? शांति? अच्छा, तो मैं देखता हूँ अगर इसमें कुछ 1-2 एग्जांपल्स हैं तो मैं आपको करा देता हूँ। चलिए आप ऐसा कीजिए,
एग्जाम्पल्स तो नहीं है, आप ये टेबल है हमारे पास, देखिए अगर आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं करिए, ये टेबल कीजिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिखने हैं आपको। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, मास नंबर प्रोटॉन लिखने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर मास नंबर प्रोटॉन्स आपको निकालना है। एल्यूमिनियम, ये आप सारे के सारे ये एटम्स हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है। एक बार ट्राई कीजिए खुद से करने की, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। बोलिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे यहाँ पर? 4। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 है, तो ये 4 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्यों? शाबाश शाबाश। जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो अगर ये 4 है और ये 9 है तो ये 5 होगा। शाबाश बेटा। इलेक्ट्रॉन्स, शाबाश। क्यों? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए एक बात याद रखिए, क्योंकि वेरी सून आपके जो एटम्स हैं वो एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ और गेन करना शुरू कर देंगे, ठीक है? वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या गेन कर रहे हैं, उनके प्रोटॉन्स वैसे के वैसे हैं, प्रोटॉन्स को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उसका आधार नंबर चेंज नहीं हो रहा। नहीं समझ में आ रहा भाई? मैं जीन्स डाल लूँ, शॉर्ट्स डाल लूँ, हैट डाल लूँ, कैप डाल लूँ, स्वेटर डाल लूँ, जैकेट डाल लूँ, मेरा आधार नंबर चेंज तो नहीं होता ना? मेरी बात समझ आ रही है? मेरे वस्त्र उतारने से मेरा आधार नंबर चेंज नहीं होता। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के आने जाने से एटम नहीं चेंज होता। एटम कब चेंज होता है? अगर आप उसके प्रोटॉन को चोट लगाना शुरू कर दें। नहीं समझ में आया? देखिए अभी हम आइसोटोप्स भी करेंगे, हम ना 2 चीज़ें करेंगे, एक चीज़ हम कर चुके हैं देखिए, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इस बात का ध्यान रखिए जब भी कंफ्यूजन आएगी। एक चीज़ होती है एटम, एक चीज़ होती है आयन, और एक चीज़ होती है आइसोटोप। हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। बट जैसे मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, और सोडियम का ये जो 11 है, ये जो इसका एटॉमिक नंबर है वो इसका आधार कार्ड है, और ये जो आधार कार्ड है उसने उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स कर दिया। जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो एटम है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, अगर वो एटम है तो उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो 11 उसके प्रोटॉन्स हैं, 11 उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट अगर इसका आयन बनेगा तो आपके पास या तो ये एलिमेंट या तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नहीं समझ में आया? बट प्रोटॉन तो सेम ही है ना भाई। उसी तरह सोडियम जो है उसके कजन्स है मार्केट में, जिसमें न्यूट्रॉन्स कईयों में लेटस से 11 न्यूट्रॉन्स होंगे या 12 न्यूट्रॉन्स वाला सोडियम भी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, बिकॉज उसके हिसाब से हमारा आइसोटोप चेंज होगा। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा तभी मैं अभी आपको एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि आइसोटोप्स क्या होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम आयंस किया था, तो कुछ आयंस का कंसेप्ट लेके ही आइसोटोप्स का कंसेप्ट होता है। आयंस में जो डिफरेंस आता है वो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आता है, बट आइसोटोप्स में जो डिफरेंस आता है वो न्यूट्रॉन्स का आता है। चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम डिटेल में करेंगे। यहाँ तक तो आप मेरे साथ पक्का? बट कभी आपने ये नहीं कंफ्यूज होना, प्रोटॉन्स नहीं चेंज होंगे। प्रोटॉन्स अगर चेंज हो गए तो आधार कार्ड चेंज हो गया। फिर तो वो अगर प्रोटॉन्स सोडियम के 11 प्रोटॉन्स में से आपने एक प्रोटॉन को निकाल लिया तो फिर उसका नाम सोडियम नहीं है, उसका तो नाम चेंज हो गया। उसी तरह अगर आपने वो प्रोटॉन में कुछ ऐसा मतलब कोई झोल किया कि उसमें 2 प्रोटॉन और डाल दिए तो अब वो भाई सोडियम नहीं रहा, उसका तो नाम चेंज हो गया। नहीं समझ में आया? पक्का? इस पर डाउट मत रखिए, कभी कभी डाउट आएगा, सो विल कीप रिव्यूइंग दैट डाउट। यहाँ तक शांति? ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोलिए। फ्लोरीन, मास नंबर 19, कैसे पता चला आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आपने प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दिया तो यहाँ 19 आ गया। शाबाश। उसके बाद शाबाश, क्यों? शाबाश, नाइस नाइस। इलेक्ट्रॉन भी 9, क्यों? हाँ, क्योंकि आप एटम की बात कर रहे हो ना, एटम की बात कर रहे हो, आयन की बात नहीं कर रहे। आयन की डिस्कशन लास्ट टाइम हुई थी। ओके नाइस, बहुत बढ़िया। फिर सोडियम पे आ गया आप। मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ यार, 2 मिनट, नहीं तो ये खड़ा कन्फ्यूजन करता रहेगा। बट याद रखिए नेक्स्ट टाइम ना मैं आपके साथ इसकी आइसोटोप की डिस्कशन करूँगा, आइसोटोप की, तो इसमें थोड़ी और फंडे आपको समझ आएंगे। ओके शाबाश। सोडियम, क्यों? बहुत बढ़िया। ओके, मास नंबर आग लगा दी, क्यों? बोलिए ठीक बोल रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ी करी। मैं तो ये बोल रहा हूँ यू आर ऑन फायर, जैसे वो इमोजी में नहीं करते वो फायर 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 वाला साइन। प्रोटॉन 11, क्यों? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम, क्यों? वाह,
न्यूट्रॉन्स 14, शाबाश 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 शाबाश। इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? 15। तो देखिए एक सिंपल सी चीज़ देखिए, आप तो आपको समझ आ रहा है, आप खुद ही आपको ट्रेंड दिखना शुरू हो गया होगा कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है एटम में। नहीं समझ में आया? देखिए 13 13 13, 11 11 11, 9 9 9 और 4 4 4। बेटा नहीं समझ में आया? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं एटम में, और आइसोटोप्स में क्या होगा, ये जो न्यूट्रॉन्स है ना ये डिफर कर जाएंगे। कैसे करेंगे वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट आपको समझ आ गया ना? अब सिर्फ एक चीज़ और देखिए, मैं आपका होमवर्क आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका होमवर्क है। आपको बात समझ आए? बाकी के क्वेश्चन नहीं अभी आपने करना है, ठीक है? इसमें होगा क्या, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है? धीरे धीरे एलिमेंट का नाम तो आपको आता है, धीरे धीरे आपको सिंबल भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है? आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये हमारी बात हो चुकी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये बढ़ते हुए प्रोटॉन हैं, और इन्हीं को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में जो आपको जैसे 56 नंबर का एलिमेंट होगा, तो वो 56 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है, वो उसके एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, या उसके एटम में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको बात समझ आ गई पक्का? तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो उसमें अगर आपको बोला जाता है 70th नंबर का इलेक्ट्रॉन, 70th नंबर का एलिमेंट, तो दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 70 है, उसका एटॉमिक नंबर 70 है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 70 है। शांति? तो एटॉमिक नंबर से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता चल जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाता है, ऑब्वियस चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रहा हूँ ताकि आप मास नंबर कैलकुलेट कर सकें। नहीं समझ में आया बच्चे? और एक बार आपने वो कर लिया तो जैसे लेट अस अज्यूम हमने इसको उठाया, 11 नंबर को उठाया, तो 11 नंबर सोडियम होगा। आपको बात समझ आ रही है ना? सोडियम होगा, तो सोडियम में जो न्यूट्रॉन दिए जा रहे हैं वो 12 दिए जा रहे हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसका सिंबल Na, ऊपर बड़ा नंबर मतलब 11 + 12 कितना? 23, और नीचे छोटा नंबर मतलब 11। बेटा नहीं समझ में आया? ऊपर जो नंबर लिखा जाता है वो मास नंबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, नीचे जो लिखा जाता है वो प्रोटॉन होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है, और यहाँ एक्स नहीं लिखा जाता, यहाँ सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखा जाता है। नहीं समझ में आया बच्चे? पक्का? शांति? ठीक। तो अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे देख लीजिए। आइसोटोप्स कर लेंगे, थोड़ा सा एटॉमिक मास यूनिट पे थोड़ी सी डिस्कशन होगी, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आप समझेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर हम ये समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और उसके बाद फिर हम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। नहीं समझ में आया सैम जी? और किस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं? इस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं मैडम कि यहाँ से डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, ऑक्टेट रूल, आपका सिलेबस है ये क्लास 9th का। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको करा दिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कराई जाएगी, और उसके बाद फिर हम ये करेंगे, ये देखिए आइसोटोप्स आपको करा दिए जाएंगे नेक्स्ट में, और फिर हम करेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो है ये केमिस्ट्री का हार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। नहीं समझ में आया? तो आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ट्राई करेंगे कि हम ये जो टॉपिक है इसके थोड़े से और नज़दीक चलें। आई थिंक एक लेक्चर के बाद हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। नहीं समझ में आया? और हमने आज थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं किया, बट एटलीस्ट थोड़ा सा हमने पीरियोडिक टेबल देख लिया, ज़्यादा नहीं कर पाए। तो ये वाले जो दो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ये वाला जो पार्ट है ये भी करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो बेसिकली इनिशियल लेक्चर्स में हमारा जो फोकस रहेगा ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 पे रहेगा। उसके बाद ये चीज़ें आपको समझ आएंगी तो ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो निकली जाएंगी। और इंसिडेंटली यही जो चैप्टर्स हैं ये 10th में फिर से इनिशियल चैप्टर हैं, पहले 2-3 चैप्टर ये फिर से वही हैं, तो आपका 9th का काम भी हो जाएगा और 10th का भी हो जाएगा। समझा? ठीक, ऐसे